तो देखो आज हमारा हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो वेस्ट टू एनर्जी, एक वो सर्कुलर इकोनॉमी इकोनॉमी और एक वो बायोमेडिकल वेस्ट। इन 3 के रिगार्डिंग ये कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट चालू हो जाएगा। और देखो इसमें समझने का कुछ ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि अपने टॉपिक हो जाए, क्योंकि एक एक चीज़ में बिना काम टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, मतलब ठीक है ना। हेलो। ठीक है, कोई ऐसी कोई समझने वाली बात होगी तो ठीक है देख लेंगे, बट थोड़ा सा फास्ट है ना। देखो वेस्ट टू एनर्जी, तो ये मतलब इस शब्द को सुनते ही आपके मन में दो चार लोग बोल सकते हो जिनको आइडिया है या कोई भी बोलना चाहे कि ये वेस्ट अपशिष्ट से ऊर्जा, इस शब्द को सुनते ही मन में क्या आता है आपके मन में, क्या मतलब 10-15 शब्दों में क्या बोलना चाहोगे आप इसके रिगार्डिंग। हाँ यस, मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वो बायोगैस भी हो सकती है, वो कोई भी मतलब एनर्जी का प्रकार हो सकता है, ठीक है। यस यस यस। तो देखो अब इसमें क्या होता है ना, वेस्ट टू एनर्जी, ये अच्छा शब्द है। अब आप एनर्जी में सभी आ जाएगी ना, अब इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे तो वो थोड़ा सा एक अलग हो जाएगा। तो ये मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस टाइप से एग्जाम में थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखा करो ना, ये आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा। बोल। यस यस यस, करेक्ट। और कोई। बोलिए थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस। यस यस। और कोई। क्या। नहीं नहीं, दोनों ही प्लास्टिक से भी तो बनाया जाता है, उसको हीट करके सब आते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल सब सब सब। चलिए आगे बढ़े। हाँ बोलिए। हाँ बोलो अनीसा, बोलिए। यस 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 यस, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो अपशिष्ट वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, दोनों का यूज किया जाता है। कि आपको वेस्ट आपने कलेक्ट किया यहाँ से, अलग अलग सेग्रेग, सबसे मेन जो इसका बिंदु अलग अलग करना, जैसे गीला कचरा अलग, इलेक्ट्रॉनिक अलग, सूखा दी, सबसे पहले तो यहाँ से, फिर उसका कलेक्ट करके आप गाड़ी के, जो आपकी अर्बन लोकल बॉडी की जो गाड़ी होती है ना नगर निगम, उनके माध्यम से आपको प्लांट में पहुँचाना है। ये प्लांट है, प्लांट के माध्यम से इसको प्रोसेस किया जाएगा यहाँ, फिर उसको हीट किया जाएगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो ईंधन के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, ये डायग्राम समझ आ गया, तो ये प्रोसेस है, आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। पीपीटी शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा इसमें कोई देखो ये जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है ना, उसको 3 प्रकार से आप वो कर सकते हो। मतलब एक तो होता है आपका लैंडफिल। लैंडफिल जो आपका जो कचरा निस्तारण होता है ना, आप एक जगह इकट्ठा करते हो, भूमि का गड्ढा खोद के उसको जमा करते हो, मतलब ठीक है। एक तो वो हो गया, उससे भी गैस निकलती है कई सारी, अगर आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको ईंधन के रूप में, वो बात अलग है कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, अगर आपको यूटिलाइज करना है। एक तो वो हो गया। दूसरा थर्मल कन्वर्जन। क्या होता है थर्मल कन्वर्जन, पढ़ाया था आप लोगों को, बताया था, बताइए।
बताइए बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कन्वर्जन और थर्मल कन्वर्जन में क्या क्या है, दोनों में अंतर बताइए, डिफरेंस पढ़ा चुका हूँ मैं पहले आपको। यस सर। थर्मल कन्वर्जन में किसका यूज किया जाता है? यस करेक्ट। देखो जो आपका जो थर्मल कन्वर्जन होता है ना, इसमें हीट की सहायता से आपका जो सॉलिड अपशिष्ट है उसको एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में इनमें कन्वर्ट किया जाता है, बायोगैस में, इनमें। और जो बायोलॉजिकल कन्वर्जन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी सहायता से वो किया जाता है, मतलब ठीक है। जैसे आप कंपोस्ट बना रहे, जैसे वो खाद बनाते हैं ना केंचुए से, और ये आप बायोगैस। तो देखो दो प्रकार का होता है बायोलॉजिकल कन्वर्जन, एक तो एरियोबिक और एक एनारियोबिक। तो देखो एरियोबिक क्या होता है, एरियोबिक प्रोसेस होती है कि एरियोबिक रेफर टू द प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर यूटिलाइज ऑक्सीजन टू कैरी आउट द मेड। एरियोबिक में क्या होता है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे केंचुआ है, कोई भी है, उनको अपनी जो एक्टिविटी प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, उपाच्य उपाच्य क्रियाएं, जो पाचन संबंधी जितनी भी एक्टिविटियाँ होती हैं, सांस, श्वसन और पाचन, तो उनके रिगार्डिंग उनको किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। तो वो तो होती है आपकी एरियोबिक, एरियोबिक, ठीक है। और ये एनारियोबिक डाइजेशन, इसमें क्या होता है ना, एनारियोबिक रेफर टू प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म दैट अकर और फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेयर द ऑक्सीजन इज नॉट प्राइमरीली इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, सीधी सीधी बात ये, बिना ऑक्सीजन की सहायता से ये होता है, मतलब इसको क्या कहा जाता है? एनारियोबिक। क्लियर? यस सर। तो ये दोनों कौन से बायोलॉजिकल कन्वर्जन क्लियर हो गया ना, एनारियोबिक और एरियोबिक? कोई डाउट किसी को? यस सर क्लियर। अब देखो ये थर्मल कन्वर्जन होता है, इसमें तीन प्रोसेस होती है आपकी। एक तो इंसिनरेशन होता है, इंसिनरेशन में होता है कि इसमें क्या है, जो आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें जलाया जाता है मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। देखो दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज टू मैनेज वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, हेजर्स वेस्ट और मेडिकल वेस्ट। इस टाइप के यूज इसके लिए यूज किया जाता है, मतलब इसको, ठीक है ये। और ये तो हो गया। दूसरा ये पायरोलिसिस, ये हो गई ये वाली, ये गैसिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसमें जला के गैस बनाई जाती है, इसमें हीट की गैस से। दूसरा क्या है, पायरोलिसिस होता है, इसमें क्या ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आएगा बताओ? ऑर्गेनिक मटेरियल और कार्बनिक, ये केमिस्ट्री केमिस्ट्री की रिगार्डिंग है ये। बताओ कोई साइंस के स्टूडेंट बताओ। ये मतलब सच एज बायोमास या ऑर्गेनिक मटेरियल का मीनिंग क्या है बताइए? यस। तो इसमें बायोमास अपने जो ऑर्गेनिक में सब, कृष्णा ठीक बोल रहे तुम, जितने भी आपकी जो पेड़ पौधे नेचुरल सामग्री है ना, जिनमें कार्बन रहता है, वो सब इसमें आएगा, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे बायोमास। तो इनको क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उसमें जलाया जाता है, तो काफ़ी तो ठीक है ना इसमें। और इसमें जो ये आपके ये भी आएंगे शायद, ये जो कार्बन से, मतलब कार्बन का जिनमें रहता है ना, जिससे जो भी पदार्थ है जो आर्टिफिशियल है, जो भी कार्बन वगैरह से बने हुए हैं, तो वो सब इसमें आएंगे, ठीक है ना। यस सर। और देख लीजिएगा अभी साइंटिफिक वर्ड है, जितना मुझे जानकारी थी मैंने समझे बता दिया। और इसमें कुछ नहीं है, आपको साइंटिफिक कुछ नहीं है, आप एक बार थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। और ये मेंस में इतना ही लिखा है, ये अगर ये आप एक्टिविटी भी लिख दोगे, आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि पायरोलिसिस, ये बस प्री में थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, तो गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है अच्छे से ना। तो
ये मान लो अगर आप एग्जाम्पल में लिखते हो ना तीनों एक्टिविटियाँ कौन कौन सी है, तो आपके थोड़ा ठीक ठीक नंबर आ जाए, तो आप लिख सकते हो ये साइंटिफिक, ठीक है ना। देखो ये तो वही प्रोसेस है, तो प्रोसेसिंग, ठीक है, तो वही है। तो व्हाट इज वेस्ट टू एनर्जी? तो वेस्ट टू एनर्जी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग वेस्ट टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और फ्यूल्स। देखो जो अपशिष्ट से ऊर्जा है, वेस्ट टू एनर्जी, ये वर्णन करता है कि जो प्रोसेस होती है ना, आपको जो आपका अपशिष्ट होता है उसको यूटिलाइज करोगे आप एनर्जी उत्पन्न करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और फ्यूल्स, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सीधी सीधी बात ये है कि जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट से ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और फ्यूल, मतलब विद्युत, ऊष्मा और ये फ्यूल्स, और तीनों क्या है, एनर्जी के टाइप है ना। Yes, sir. इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से, हितधारक मतलब कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, देखो काफ़ी। देखो एक तो आपका सबसे पहले तो जो आप जो कंज्यूमर है वो है एक स्टेक होल्डर, तो क्योंकि जब तक वो नहीं कदम उठाएगा ना, वो अगर वो आपको सेग्रीगेट नहीं करेगा वेस्ट को, तो कैसे वो आपके जो नगर निगम वाले, म्यूनसिपल वाले कैसे ले जाएंगे आपका वेस्ट को। सबसे पहले तो कंज्यूमर है, दूसरे जो आपके अर्बन लोकल बॉडी नगर निगम वो है, उसके अलावा जो बिजनेस, जो उसमें अपशिष्ट में जो बिजनेस सेक्टर जुड़ा हुआ वो है, फिर एनर्जी सेक्टर है, फिर एनर्जी का जो कंज्यूमर है वो है, इसके अलावा जो जनरेटर ऑफ वेस्ट है, जो उसके बाद जो वेस्ट उत्पन्न होता है ना एनर्जी को प्रोडक्शन के बाद, क्योंकि आपने बायोमास कुछ जलाया तो कुछ तो अपशिष्ट रहेगा ना उसमें। तो इसमें कितने सारे लोग, तो आपको स्टेक होल्डर पता होना चाहिए कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए, ताकि आप ठीक ठीक का आंसर लिख सको, क्योंकि जब तक आप सभी चीज़ों के बारे में एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं रखोगे ना, एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं रखोगे, तब तक आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो कोई भी आंसर लिखते वक्त उस आंसर या उस टॉपिक या उस समस्या के रिगार्डिंग जितने भी लोग हैं ना जो उससे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में, सबके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो ऐसे ही जो वेस्ट टू एनर्जी में जब तक आप जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनके सबके रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशन में नहीं आएगा, और सबको हितों के लिए, सबकी हितों को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया जाएगा, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे ना आप। Yes, sir. तो कोई भी देखो कोई भी आंसर लिखो या किसी भी समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप ढूंढते हो, तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, अब आपने मान लो देश के 10% लोगों के पास बहुत पैसा दे दिया, 90% को गरीब छोड़ दिया, तो वो 10% लोग आराम से जी पाएंगे उस देश में। No, sir. तो वैसे तो आपको सभी एक होलिस्टिक और एक वो होता है ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इन पे काम करना है हमेशा, ठीक है ना। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी द प्रोसेस दैट, ठीक है, देखो वेस्ट टू एनर्जी इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और ठीक है, ये तो हो गया। देखो इसके दिस अप्रोच एम्स टू बोथ मिनी, देखो इस जो अप्रोच है, ये रणनीति, इसका मुख्य मकसद है मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेस्ट। देखो सबसे पहला तो ये क्या है, जो आपका जो अपशिष्ट है उसकी मात्रा को कम करना। जो आप अपशिष्ट कर आपका उत्पादन होता है, जैसे आपका कचरा गया एक घर का, जो मतलब एक सब्जियों का, एक तो क्या आप उसकी खाद बना रहे हो, उससे एनर्जी बायोगैस बना रहे हो, एक क्या है उसको जो आपका कचरा निस्तारण लैंडफिल है वहाँ उसको छोड़, तो वो ज़्यादा बेटर है, ये गैस बनाने या खाद में कन्वर्ट करना वो ज़्यादा बेटर है। यस, तो देखो आप उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करिए, और इससे देखो दो फायदे आपके, एक तो जो आपके जो कचरा वो बंडा, वो कचरा संग्रहण स्थल है, कचरा कलेक्शन सेंटर, वहाँ पे कचरा कम होगा और आपके पास जगह बचे। और दूसरा क्या है, जो आप जो वेस्ट मटेरियल है ना, वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा आपको, तो दो फायदे हो गए ना इसके। यस, देख द प्राइमरी वेस्ट सोर्स फॉर वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी, फिर ये तो हो गया आपका जो नगर निगम का ठोस अपशिष्ट निपटान है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें क्या क्या आता है, हाउस होल्ड ट्रेस मतलब घर का कचरा, एज वेल एज सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कमर्शियल वेस्ट, औद्योगिक वेस्ट और वाणिज्यिक वेस्ट।
तो क्लियर है या किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। यस, देखो ये पढ़ ही लिया, थर्मल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, ये पढ़ ही लिया आपने। ये ठीक है ना? देखो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ना, वो किस टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ठीक है ना, किस आपको कौन सी विधि अपनानी है, वो जैसा भी वो आपका प्लास्टिक है या आपका घरेलू वो बायोमास है, तो उस जैसा भी आप मटेरियल होगा उसी के आधार पर वो टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, ये पढ़ ही लिया। तो अगर आप आंसर लिखते हो तो ये दो टेक्नोलॉजियों के नाम भी लिख दोगे ना आप, थर्मल और बायोलॉजिकल, तब भी आपके टीचर को लगेगा कुछ नॉलेज है, मतलब ठीक है ना। देखो रिन्यूएबल एनर्जी इज टाइपिकल वेस्ट एनर्जी टाइपिकली कंसिडर्ड ए रिन्यूएबल एनर्जी व्हेन ऑर्गेनिक बायोमास, जब आप ये कचरा वगैरह यूज करके एनर्जी प्राप्त करते हो ना, ये बायोगैस, तो वो तो क्या है, नवीकरणीय मानी जाती है, मतलब ठीक है। बट जब प्लास्टिक को यूज करते हो आप, फीड स्टॉक मतलब जिससे एनर्जी क्रिएट की जा रही है, तो ये क्या, प्लास्टिक तो एक फॉसिल, मतलब उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ईंधन की आवश्यकता होगी ना उसको जलाने के लिए। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाएगी ना। यस, तो इसके रिगार्डिंग में हमको देखो, ये नहीं कि आप इसके भी नुकसान है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको ये नहीं कि आप एक जगह से ऊर्जा, उससे आपको भाई ग्लोबल वार्मिंग को भी तो रोकना है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो ताकि कम से कम उनका उत्सर्जन हो उससे, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैस का कम से कम उत्सर्जन करना है, वो भी ध्यान रखना है हमको। देखो इसके क्या क्या बेनिफिट है, तो उनको फास्ट पढ़ लेते हैं। देखो एक तो पहले तो है रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, जो आपका कचरा संग्रहण स्थल है वो उस पर जो वेस्ट है, अब दिल्ली में देखते हो, दिल्ली में रहते हैं तो देखो आपको दिल्ली में कितनी बड़ी समस्या है वो कचरा संग्रहण स्थल की, लैंडफिल की साइड्स की बड़ी दिक्कत है ना, जो उनके आसपास रहता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है ना। हेलो। यस सर। इसके अलावा देखो इसमें तो अब उनसे क्या, अगर आप वहाँ कचरा संग्रहण जो आपके लैंडफिल साइट्स है वहाँ अगर आपका जो वेस्ट है वो कम जाएगा, तो आपका उनसे कौन सी गैस निकलती है वहाँ, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है ना, इमिशन होता है ना। तो अगर आपका कचरा कम रहेगा तो आपका फिर वो उस पर कंट्रोल भी होगा ना, आपको ग्रीन हाउस गैसेस पे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है क्रिएट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक बड़ी मतलब एक बिग अमाउंट में एनर्जी का क्रिएशन होता है, तो वो आपके लिए मतलब जो आपके रिसोर्सेस हैं उनको बचा सकती है, मतलब ठीक है ना। देखो 1 टन ऑफ वेस्ट कैन यील्ड बिटवीन, 1 टन कचरा है ना 550 से 700 किलो, मतलब 550 से 700 किलोवाट एनर्जी, मतलब वो इतना किलोवाट आवर्स के बराबर एनर्जी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये रिसाइकल एक्सेस वेस्ट, आप एक्सेस वेस्ट टेक्नोलॉजी यूज टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी, आल्सो रिसाइकल एनी मेटल्स, अगर जलने के बाद भी कोई मेटल बच जाते जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, उनको वापस से यूज कर सकते हो ना आप लोग, ठीक है। सस्टेनेबल प्रोसेस, देखो द प्रोसेस इटसेल्फ इज ग्रीन, एम्प्लॉइंग द लेटेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट टू स्क्रब फिल्टर इमिशन प्रिवेंटिंग द रिलीजिंग टू द एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल प्रोसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बताइए, क्या होती है सस्टेनेबल प्रोसेस। यस यस करेक्ट। तो ये बताइए जैसे ये वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोसेस ये है, प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट है, ये कैसे सस्टेनेबल प्रोसेस है बताइए। सर क्योंकि इसमें हम जो फोर्स डाल रहे हैं ऑर्गेनिक सोर्स के लिए, यस उस तरीके से सस्टेनेबल है, प्लस वेस्ट मैनेज हो रहा है,
बिल्कुल करेक्ट। बट इसमें एक ध्यान रखना है कि आप जब ऊर्जा का प्रोडक्शन करते हो ना, तब इतनी मतलब उनसे जो ग्रीन हाउस गैस वगैरह इतना प्रोडक्शन नहीं हो जाए कि आपकी जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उससे ज़्यादा हो कहीं आप ग्रीन हाउस गैस, वो एक शर्त है इसमें। तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करो जो भी आप ऊर्जा का प्रोडक्शन करो उससे आपकी ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन ना हो। मतलब तो आप जब भी आंसर लिखो, इसका कंक्लूजन लिखो, तो ये पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ओके सर। रेगुलेटेड यूज ऑफ रिड्यूज फर्टिलाइजर, जो आपके जो अपशिष्ट बचते हैं जो बायोगैस बनाने के बाद उससे जो कचरा बचता है उसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हो ना। Yes, sir. बट उसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जो प्रदूषित अपशिष्ट है वो खेतों में जाकर डाल रहे हो, तो उससे आपके जो फूड वगैरह वो भी प्रदूषित हो जाएंगे। जैसे आपने प्लास्टिक वेस्ट का यूज किया और उसको आपको ओनली जो बायोमास से जो क्रिएट हो रहा है ना कि अपशिष्ट, वही डालना है खेतों में। उसमें ये आपको देखो ये एडिशनल स्पेसिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, मॉनिटरी रिक्वायरमेंट, ये आंसर में लिखना है। देखो कोई भी आप आंसर लिखते हो ना, तब आप उसको आपने लिख दिया कि इसका यूज, बट आपको ये भी लिखना है कि उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफाई हो, मॉनिटरिंग हो। और वो ये नहीं कि आप वो खेतों के लिए, आपके खाद्य पदार्थों के लिए, इनके लिए नुकसानदायक हो जाए, वो ध्यान रखिएगा प्लीज, है ना। देखो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। Yes, sir. देखो इट इज इम्पोर्टेंट दैट एन अप्रोप्रिएट बैलेंस इज स्ट्रक सो दैट द डिमांड फॉर द वेस्ट टू एनर्जी फीडस्टॉक डज नॉट इंसेंटिवाइज द क्रिएशन ऑफ मोर वेस्ट। एक मिनट, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि गलत तरीके से कोई इंसेंटिव इतने नहीं दे देना है जो लोग क्या है आपको वेस्ट से एनर्जी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो। मतलब वो एक लिमिट में ही करना है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल, ये नहीं कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उससे भी वेस्ट से एनर्जी बनाने लग जाए, मतलब तो उसमें रॉन्ग इंसेंटिव नहीं देने हैं। मतलब ठीक है ना। अगर उसकी मान लो उससे वेस्ट इज फीडिंग टू क्रिएट एनर्जी लोअर कॉस्ट, अगर उसको ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है बिजनेस को और उसकी एनर्जी बहुत कम कॉस्ट पे क्रिएट हो रही, तो वो आराम, मतलब वो ज़्यादा इनोवेशन नहीं करेगा ना उसमें। समझे ये पॉइंट। सर एक बार देखो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट मान लो सब्सिडी देती है इस पे, अब पर जैसे गवर्नमेंट दी 10 रुपये सब्सिडी, बट जो आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन जो बिजनेस में है ना, तो उसकी 2 रुपये ही लागत है, कॉस्ट है, तो वो तो आराम से फिर नई टेक्नोलॉजी क्यों अपनाएगा वो अपने, क्योंकि उसकी तो वैसे ही बहुत कम लागत लग रही है, तो वो दुरुपयोग हुआ ना गवर्नमेंट का पैसे का। तो उसी हिसाब से उसको इंसेंटिव देने, जैसे आप एग्रीकल्चर में देते हो, लाइट फ्री चलती है, किसान दुरुपयोग करता है ना, वो मोटर चलती रहती है क्योंकि कोई परवाह ही नहीं है, तो उससे देखो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और आपका ग्राउंड वाटर भी वेस्ट हो रहा है, दोनों को नुकसान है ना उससे। Yes, sir. ठीक है, तो वैसा ही। अगला चैलेंज का लॉट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप में भी क्रिएटेड। इससे क्या कई सारे जो अगर आप प्लास्टिक है, मेटल है, उनको अगर जलाओगे तो कई सारे पॉल्यूशन भी क्रिएट हो सकते हैं ना, अगर टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है तो। यस सर। अगर देखो उससे क्या आपकी वायु एरियल इमिशन भी होगा, और जो हेवी मेटल जैसे टॉक्सिक गैस, जहरीली जो आपकी राख वगैरह है, अगर उनको लैंडफिल में अगर वो रखोगे तो आप डालोगे वहाँ भी रखो, तो उससे जो आपका ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड होगा ना, तो इसका भी Yes, sir. ध्यान रखना में। ठीक है, एयर क्वालिटी आपकी पोल्यूशन होगा तो एयर क्वालिटी तो डिक्रीज होगी, खराब होगी ना। Yes, sir. बायो सिक्योरिटी रिस्क, जैव सुरक्षा रिस्क, अगर देखो ये जो आपकी जो है ना पेस्ट वगैरह जो काम आते हैं प्लांट डिजीज में, इनका ट्रांसपोर्टेशन बिना उसके करोगे, बिना प्रोसेस किए हुए, तो ये कहीं कहीं आपके जो मतलब उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं ना, जैव सुरक्षा के लिए ये सब।
ठीक है ना? Yes. ठीक है। तो आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे? देखो, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग विच में रिड्यूस द फिजिबिलिटी ऑफ। देखो, जो आपके इमिशन उत्सर्जन मानक है उस पर नहीं है, और जो कंट्रोल है मॉनिटरिंग मतलब वो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब ठीक है ना? ठीक है। Yes, sir. दूसरा है ये आपके ये नगर निगम है, प्राइवेट प्लेयर है ना, इनको ये देखो, ये सेग्रीगेशन एट सोर्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब क्योंकि जो भी अपशिष्ट है वो आपका जो जहाँ से उत्पन्न होता है ना वहीं वो सेग्रीगेट हो सकता है, इसके अलावा उसका कोई चारा नहीं है। अगर वो उसके सोर्स पे सेग्रीगेट नहीं हुआ तो बाहर जाके हो सकता है, मतलब सेग्रीगेट अगर आपने अपने घर से कोई कचरा फेंका उसको अगर सेग्रीगेट नहीं किया तो वो हो सकता है कि बाद में सेग्रीगेट। No, sir. ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है जब भी आप इससे सॉलिड वेस्ट, कोई सा भी वेस्ट के रिगार्डिंग आंसर लिखो तो ये पॉइंट आपको इसको हाईलाइट करते हुए लिखना है, डिब्बे में बंद करना, मतलब वो चारों तरफ से। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना? इसके अलावा जो आपके एक तो फॉर्मल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उनको भी आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब अपने साथ लेना है, क्योंकि आप कुछ जगह तो आप चलो आप वो ऑर्गेनाइज वे में कर दोगे, पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ दोगे तो आपका जो पर्पज है सोल्व हो पाएगा? No, sir. तो आपको देखो दोनों इनफॉर्मल सेक्टर को भी अपने साथ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में, कुछ शहरों को छोड़ के सभी जगह इनफॉर्मल सेक्टर में ही आपका ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम इनफॉर्मल, दिल्ली जैसे शहर में ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, तो आप लोगों को उनको भी साथ लेना है, ठीक है ना? हाउएवर वेस्ट टू एनर्जी आल्सो इट्स क्रिटिक्स। देखो, कोई भी काम हो, कोई भी आप कोई भी तरीका अपनाओ, उसकी आलोचना भी होती है, मतलब तो इसमें सबसे बड़ी जो आलोचना है ना इसकी, वो एयर, जो इससे एयर पोल्यूशन होता है ना वो है, मतलब एयर पोल्यूशन, द नीड फॉर कंटिन्यूस वेस्ट सप्लाई। एक इसका, एक तो एयर पोल्यूशन हो गया, फिर दूसरा है कि आपको जैसे आपने कोई प्लांट लगा दिया एनर्जी का, बट उसके रिगार्डिंग आपको जो रॉ मटेरियल है कंटिन्यूस वेस्ट सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना? समझ आई बात? एंड द परसेप्शन दैट इट माइट अंडरमाइन द एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये भी माना जाता है कि ये जो आपका सर्कुलर इकोनॉमी है जिसमें आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, मतलब उसको भी एक नुकसान, मतलब उसको कम कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है आपके उसको, ठीक है ना? तो देखो, द इफेक्टिवनेस एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। देखो, अब देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, इफेक्टिवनेस है, एनवायरमेंट, ये आपकी ये जो कंक्लूजन है ना इस टाइप का होना चाहिए आपका, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी यूज, आप किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, करते हो, वेस्ट कंपोजिशन क्या है, और एंड द एफिशिएंसी ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मेजर। इनके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो भी आपका वेस्ट टू एनर्जी बनाते हो ना आप, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, आपका जो अपशिष्ट है वेस्ट कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से उसमें बायोमास ज़्यादा शामिल है, प्लास्टिक ज़्यादा शामिल है, या और कोई भी पोल्यूशन जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो वो ज़्यादा इंक्लूड है उसमें, और उसकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, जो आपके जो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय है उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो कितने अच्छे पॉइंट है, पूरा कवर हो गया ना इसमें, इस कंक्लूजन के रूप में अगर इसको लिखते हो तो आप। तो ये ऐसे ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया वेस्ट टू एनर्जी में, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इतना ही लिखना है ना आंसर में, इससे ज़्यादा लिखना हो तो बताओ, ठीक है? अब बताइए मुझे, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, बताओ। रिसोर्सेज को उनकी
यस करेक्ट। और कोई? सर प्रोडक्ट्स अपन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए जो इंडिया मतलब थोड़ा एक सर्कुलर मोशन रीयूज भी हो सके, रिसाइकिल भी हो सके और जिसकी वजह से कम से कम हमारा प्रोडक्ट यूज हो। यस करेक्ट। और कोई? सर इसका प्रोडक्ट जैसे फिजिकली जो है वेस्ट को पूरी तरह टारगेट रहेगा कि वेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज को उस पे ज़्यादा रखना चाहिए कि जो प्रोडक्शन उसका पोटेंशियल होता है उसको रीयूज रीयूज रीयूज। हाँ और ठीक। सर वही वाले जो प्रोडक्ट वाला निकाल भी काफी जायज है, क्योंकि क्या है ना, जो पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, तो उसको रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता। यस तो यस इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि जो पॉलीथीन है उसकी जो थिकनेस है उसको ज्यादा बढ़ा दिया जाए, यस तो यस। उससे क्या होगा, उनको रिसाइकल करना आसान हो जाता है। तो जब हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो मतलब इस तरीके से मैन्युफैक्चर हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं इन फ्यूचर में और कितना मतलब उनकी लाइफ साइकिल अगर कंप्लीट हो गई है, मतलब एक बाल्टी है प्लास्टिक की, यस उसकी लाइफ साइकिल बाल्टी में कंप्लीट हो गई, 10 साल यूज करने के बाद वो टूट गई, लेकिन यस। अब उसको रिसाइकिल करना आसान है, उन्होंने पहले से सोच के उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जब बाल्टी की कोई अगर इसकी लाइफ दूसरी से खत्म हो जाएगी तो इसको रिसाइकिल करके कुछ और बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। देखो दो चीज़ है एक मिनट। देखो वेस्ट टू एनर्जी में क्या है कि जो अपशिष्ट है, आपका कचरा इकट्ठा हो गया, वो अपशिष्ट में बदल गया, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है। पर जो सर्कुलर इकोनॉमी की जो प्रोसेस है ना, जहाँ से प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ से स्टार्ट होती है कि प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाए ताकि उसको रीयूज किया जा सके, मतलब ठीक है ना। हाँ अब बोलिए, कोई बोलना क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ अब बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है, बताइए। सर इसको इस वर्ड का यूज सर मतलब ऐसे नहीं अब वो इकोनॉमिक्स का है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो इकोनॉमी मंदी वगैरह और ये सब आती है उसके रिगार्डिंग, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हाँ यस यस सर्कुलर। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे बोल सकता है प्लीज। ठीक है बढ़ते चलिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपके, वेस्ट टू एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमी रिगार्डिंग एनवायरमेंट, ये अपशिष्ट के वो पुनर्चक्रण के रिगार्डिंग, ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है। बट ये सर सर्कुलर इकोनॉमी मतलब इसी चीज़ से स्टार्ट हो जाता है कि इसके जो प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाए। यस बोला वो डिजाइन इस तरह किया जाए, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, अब बिल्डिंग इस टाइप से बनाई जाए कि आपके जो ऊर्जा है ना उसका संरक्षण होना चाहिए। तो जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आप साइकिल बना रहे हो, या उसमें इस टाइप का मेटल डालो ताकि आप उसको रीयूज कर सको, ये नहीं कि वो फिर आपने यूज किया उसको फेंक दिया, पॉलीथीन है मतलब, तो ये नहीं कि उसको, तो ये यही तो आप जैसे आप कपड़े का थैला है तो आप उसको कई बार यूज कर सकते हो ना, यस सर। और वो अगर खराब भी हो जाए दूसरे काम में भी यूज आ सकता है ना कपड़ा, ठीक है ना। जैसे कपड़ा होता है, पोछा बना लिया, फिर पोछे से और मतलब तो लास्ट तक अपशिष्ट मतलब वो खराब नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ यूज चलता रहता है ना। इससे काफी लॉन्ग टर्म यूज हो जाता है उस प्रोडक्ट का। यस अब पॉलीथीन है, पॉलीथीन का क्या यूज करोगे आप बताओ। तो जैसे आप बुक्स लो, आपके बुक्स होते हैं, आपने खरीदी, उसको बेच दी रद्दी वाले को, रद्दी वाला क्या करता है, उसको कहीं फेंकता थोड़ी ना, या तो किसी को पढ़ने के लिए दे देता है, या फिर उनसे क्या है रफ नोटबुक बन जाती है ना उनकी पुरानी बुक्स की, हाँ सर। फिर आपकी रफ नोटबुक को भी कोई ले जाता है तो उससे वो कवर बन जाते हैं ना, जिनमें ये रखते हैं अपना, ये रखते हो, ये क्या नाम है, ये डिब्बे वगैरह आते हैं, किससे बनते हैं बताओ, ये इससे ही तो बनते हैं, तो वो चलता रहता है ना। सर जब वो
ये यस यस यस, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो देखिए, ए सर्कुलर इकोनॉमी इज द वन वेयर प्रोडक्ट आर डिजाइंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। क्या होती है? लंबे समय तक वो टिक सक मतलब वो रहे, रीयूज उसका पुनरुपयोग किया जा सके, रिसाइक्लेबिलिटी मतलब उसका पुनर्चक्रण हो सके। तो दस एवरी ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट यूज्ड, रीमैन्युफैक्चर्ड एंड रिसाइकल्ड इनटू ए रॉ मटेरियल और यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब तो उसको किसी न किसी प्रकार से दोबारा यूज किया जा सके, और वो एक प्रक्रिया इसमें पर्यावरण को भी नुकसान न हो, और किसी को मतलब ये नहीं कि आपके एनवायरनमेंट के नुकसान के दम पे आपको ये नहीं करना है, मतलब ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें 6 आ रहे, देखो, रिड्यूस कम से कम खपत, जैसे पॉलीथीन की, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिशमेंट नवीकरण, रिकवर और रिपेयरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। Yes, sir. देखो, द सर्कुलर इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट एम टू मिनिमाइज वेस्ट, मैक्सिमाइज। देखो इसका, देखो अब कितना अच्छा पॉइंट, देखो मिनिमाइज वेस्ट, अपशिष्ट को कम करना, मैक्सिमाइज आपकी जो संसाधन दक्षता उसको इंक्रीज करना, रिसोर्सेज एफिशिएंसी, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, संपोषणीयता को बढ़ावा देना, बाय रीथिंकिंग हाउ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल आर यूज्ड, प्रोड्यूस एंड डिस्पोज ऑफ। अगर आप ये बताइए मुझे कि इस टाइप का अगर आप लिखोगे तो कितना अच्छा, मैं इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया ना। बताओ कितनी अच्छी डेफिनेशन है ये। Yes, sir. तो ये आपका आंसर है ना, कोई भी कुछ भी लिखो, भले आप 50 ही वर्ड लिखो, 150 सब, पर आंसर जी अगर ये डेफिनेशन लिख दी किसी ने, सर्कुलर इकोनॉमी का ये क्वेश्चन आया है, अगर डेफिनेशन लिख दिया, 5-6 पॉइंट भी लिख दिया, अच्छा सा कंक्लूजन लिख दिया ना, तो जो 150 वर्ड का जो आंसर लिखेगा ना, उतने ही नंबर आपको भी उसमें इतने ही मिलेंगे, मतलब ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर मिलते हैं आपको कंटेंट, आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन, ये कैसा है, वो अगर अच्छा है ना तो आपको शानदार नंबर मिलेंगे। और अगर आपने एक पॉइंट भी छूटा, आपके एक या आप मतलब अगर 0.50 भी नंबर कम होंगे तो आप तो गए, मतलब नुकसान हो गया ना। एक पेपर में 10-15 नंबर, एक पेपर में 10 नंबर कम है तो 4 पेपर में 40, इतना ही फर्क होता है। और क्या डिफरेंस मानते हो आप एग्जाम, कितना ही होता है ना। Yes, sir. जो लोग इंटरव्यू देते हैं तो उनके कितने नंबर से, वो उनका 10-15-20 से ही रहते हैं ना ज़्यादातर लोग। ठीक है ना। तो देखो, ये अनलाइक ट्रेडिशनल लीनियर, जो आपकी परंपरागत अर्थव्यवस्था, उसकी तुलना में ये क्या, जो उसमें क्या होता है ना कि आपने टेक, मेक एंड डिस्पोज, प्रोडक्ट कोई भी कच्चा माल लिया, उसको बनाया और डिस्पोज कर दिया, इस पैटर्न पे काम करती है ना आपकी ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ठीक है ना। बट जो आपकी सर्कुलर इकोनॉमी होती है ना, वो फोकस करती है क्लोजिंग द लूप ऑफ रिसोर्सेज फ्लो। आपका कोई रिसोर्सेज फ्लो है, मतलब यहाँ से कोई प्रोडक्ट जा रहा है, ये अब इसमें लूप का मतलब ये है कि यहाँ से बीच में कट कर दिया, मतलब ये आगे बढ़ी, तो लूप जो आपकी ये जो लूप है, इसमें कोई भी मतलब कनेक्टिविटी में कोई, उसको लूप को बंद करके जो आपका रिसोर्सेज फ्लो है ना, उसको बनाए रखती है, मतलब। और एंड क्रिएटिंग मोर रीजेनरेटिव एंड रिस्टोरेटिव सिस्टम, रीजेनरेटिव एंड मतलब पुनः उत्पादन और पुनर्स्थापन, रिस्टोरेटिव पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापक तंत्र, ऐसा कुछ है इसका हिंदी में, ठीक है ना। तो रीजेनरेटिव एंड रिस्टोरेटिव सिस्टम। देखो, अगर ये इस टाइप की लैंग्वेज लिखोगे तो आपके नंबर क्यों नहीं आएंगे, मुझे बताओ, बताइए। क्लियर, आगे बढ़े। Yes, sir. अब इसकी क्यों आवश्यकता है, बताओ, बताइए आप अपने हिसाब से। आप पढ़ेंगे बाद, पहले आप अपने थिंकिंग प्रोसेस से थोड़ा बढ़ाइए, क्या क्यों आवश्यकता है आपको, बताइए। सर, इसके थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा
यस, मतलब कम से कम, मतलब वेस्ट का उत्पादन कम होगा, ठीक, करेक्ट। यस यस यस। ऑल्सो सर एनवायरमेंट पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यस, करेक्ट। और सर फ्यूचर के लिए भी रिसोर्स हम लोग आपके जो, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपके 2030 में, तो उनको फुलफिल करने में एक महत्वपूर्ण आपके सहायक हो सकता है, करेक्ट। और बताइए। सर रोजगार बढ़ेगा सर। रोजगार कैसे बढ़ेगा, कैन आर एक्सप्लेन करिए प्लीज। सर रोजगार से भी बढ़ सकते हैं कि सर जो मतलब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सी सही चीज़ बहुत सी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा। यस फिर जैसे कि कंपनी वगैरह जिसको जिसमें हम बहुत व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। यस, करेक्ट, एक्सीलेंट। देखो ये ध्यान रखिएगा, जैसे पहले लगता था आपको, आप लोगों को, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, पहले लैंडलाइन में कितनी वो थी ना, वो आपके वो देखते एसटीडी बूथ कितने थे इंडिया में, थे ना। यस सर। तो पहले लगता था कि यार ये अगर ये स्टेडी ये क्या है, मोबाइल से इनका रोजगार खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बट उसकी तुलना में आप देखो कितने मोबाइल संबंधी कितने और लोगों, कितने लोगों को रोजगार मिला है ना। यस यस सर। सर। ये तो ऐसा ही हर टेक्नोलॉजी में क्या है, कुछ अगर वो रोजगार बंद करती तो कुछ अवसर भी पैदा करती। बट होता क्या है, जब प्रोग्रेस करता है ना कोई भी कंट्री, तो उसमें रोजगार उन्हीं लोगों को मिल पाता है कि जो मतलब शिक्षित हो, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, स्किल हो, मतलब ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो उनको उसके साथ साथ, समय के साथ साथ हमको स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो जो स्किल नहीं, जिनकी स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी ना, कौशल, तो वो पीछे रह जाएंगे। मतलब वो क्या है, जो आप कहते हो ना डिजिटल डिवाइड, क्या है ये डिजिटल डिवाइड है। मतलब आज के जमाने में जिसको नॉलेज है वही आगे बढ़ पा रहा है ना, जिसको नॉलेज नहीं है, अकाउंट नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो कैसे बताओ। आप रिचार्ज नहीं करवा सकते आजकल किसी दुकान पे, कर कोई रिचार्ज करता है, बताओ आजकल। हाँ सर। हाँ, तो आप सोच सकते हो ना कितना मुश्किल है। मतलब तो आजकल टेक्नोलॉजी से जो आज की दुनिया में वही आगे बढ़ेगा जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, जो शिक्षित है। तो आप पहले शिक्षित ये था कि आपके पास, आपको लिखना पढ़ना, आप शिक्षित वो है जिसको टेक्नोलॉजी की जानकारी है। मतलब लिखना पढ़ना वो शिक्षित। अगर आपसे मोबाइल चलाना नहीं आता तो वो आपकी शिक्षा का कोई मतलब है, नो सर। मतलब कोई औचित्य नहीं है ना। तो समय के साथ साथ चीज़ें क्या, डेवलपमेंट, तो आपको कभी भी देखो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको किसी भी आंसर में, चाहे ऐसे हो चाहे कोई भी, तो ऐसे कोई रिग्रेसिव बात नहीं लिखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो रोजगार कम हो जाएंगे, ऐसे कम हो जाए, वैसे कम हो जाए। अरे यार, आप देखो, आप लोग आज जिस चीज आज आप और हम जुड़े हुए हैं, तो डेवलपमेंट की वजह से ही तो जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल सर। अब आप पहले देखो यूपीएससी में किन के बच्चों को होता था, जो अधिकारी होते थे, जो प्रोफेसर होते थे, क्योंकि वही दिल्ली और दिल्ली में कोचिंग करने, वही जेएनयू में वही पढ़ते थे ना। पहले के जो प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादातर वही जिनके फादर मदर आईएएस आईपीएस है। मतलब ये बड़े बड़े मेयो कॉलेज में पढ़ा हो या दून स्कूल में पढ़ा हो। तो ये टेक्नोलॉजी ने तो संभव बनाया ना कि आम मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे भी सिविल सेवा में सेलेक्ट हो रहे हैं आजकल। लगता है कहीं आपने सुना किसी आईएएस का और आईपीएस का बेटा आई, मतलब बहुत कम, 100 में से 1-2 ही बनते हैं ना। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ, ये प्रोग्रेसिव सोच की, ये टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ये कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें हम सबको भी तो बेनिफिट होगा ना उस चीज़ का। यस सर। क्योंकि जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री को जो फायदा होता है ना, वो जो पैसे वाले लोगों से नहीं होता। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जैसे कोई मोबाइल बिक रहा है, तो ये कोई पैसे वालों की वजह से थोड़ी ना चल रही है। टेलीकॉम कंपनियां, ये मध्यम वर्ग, जो देश की 90% पॉपुलेशन, उसकी वजह से चल रही है ना। करेक्ट सर। तो कभी भी आप कोई भी देखो, कोई भी प्रोडक्ट है वो, तो आप कभी भी उस चीज़ के खिलाफ मत लिखिए। और वो सच्चाई भी है। अगर आपकी रिग्रेट, अरे ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, पता नहीं क्या ही होगा, वो तो आने वाले समय की बात है। बट हमको आगे ही बढ़ना है ना, पीछे तो नहीं लौट सकते आप। यस सर। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज़। आंसर में कोई भी
आपको रिग्रेसिव मतलब पीछे की तरफ नहीं लौटना है, ऐसा कोई मतलब नहीं लिखना है आपको। देखो मैं मानता हूँ अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आती, कोई कानून बनता है तो समस्याएं क्रिएट होती है, बट उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो होते हैं ना बहुत सारे। यह सब चीज़ें करने से आप बिल्कुल। देखो पहले से कितनी आसान बनी चीज़ें इंटरनेट आने की वजह से। पहले रेलवे लाइनों पर कितनी भीड़ रहती थी, वो क्या नाम है, रेल टिकट खिड़की पे कितने लोग, मतलब सुबह आपने देखो और शाम को ये कल सुबह टिकट लेना है और आज शाम को ही ट्रेन के वहाँ लग जाते, कितनी समस्याएं थी मतलब। तो जीवन कितना आसान हुआ आप बताइए। तो ये टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आप प्लीज़, मैं इस बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप आंसर में कहीं भी लिख देते हो ना, निबंध में या कहीं भी, वो कहते हैं ना लोगों को 80 नंबर आए 70 नंबर आए, ऐसे वो इसी वजह से आते हैं मतलब। तो प्लीज़ हमेशा आपको आगे ही बढ़ना है, आपको पीछे नहीं लौटना है कभी भी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर इकोनॉमी फोकस ऑन दिए, ठीक है आपने पढ़ ही लिया। देखो मिनिमाइजिंग द वेस्ट वाइल मैक्सिमाइज, देखो वेस्ट को कम करना है और मैक्सिमाइजिंग यूटिलाइजेशन। तो इसमें क्या है, जो प्रोडक्शन मॉडल है उसको इस टाइप से बनाना है, मोस्ट वैल्यू टू क्रिएट ए सिस्टम दैट, आपके एक तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट हो संपोषणीय हो। संपोषणीय का मतलब ये है कि आपके संसाधनों को कम भी ना करे, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं, उसकी लॉन्गेविटी हो, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक यूज करे, रीयूज कर सके, रिसाइकलिंग कर सके। तो ये चारों वर्ड आगे इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया ना। बताइए, संपोषणीय तो होगी, लंबी अवधि तक उसको यूज करना, पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण, सब आ गया ना इसमें। यस सर। देखो यद्यपि तो इंडिया एज ऑलवेज एड ए कल्चर ऑफ रिसाइकिल एंड रीयूज, भारत में हमेशा से पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग की वो परंपरा संस्कृति रही है। इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, राइजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो भारत में इन समस्याओं की वजह से भारत को द एडोप्शन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इज मोर इम्परेटिव नाउ। तो भारत के लिए देखो कितना अच्छा वो है, मतलब आप देखो कितना बैलेंस वो है मतलब। यद्यपि भारत में हमेशा से ही संस्कृति रही है रिसाइकिल और रीयूज की, मतलब पुनर्चक्रण की और पुनरुपयोग की, बट अभी भारत में आपकी तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो भारत के लिए अब सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना बड़ा इम्परेटिव, मतलब अति आवश्यक हो चुका है मतलब। तो कितना शानदार बैलेंस वो लिखा है, बताइए। यस सर, बहुत सही है। तो ऊपर की देखो ये इस टाइप से आंसर लिखना है, मतलब अब मेरा फोकस है अच्छे वर्ड लिखना है। आप ये नहीं कि उसमें वही बार बार चीज़ें लैंग्वेज बनाने में रह जाओ लैंग्वेज नहीं बनानी है आपको, आपको कंटेंट लिखना है मतलब। ये नहीं क्वेश्चन को 10 बार उतार रहे हो आंसर में, वो 10 इट कैन से बी दैट, और इस टाइप की लैंग्वेज लिखनी नहीं है मतलब सॉलिड लैंग्वेज लिखनी है मतलब हमेशा, ठीक है ना। मतलब जो भी आप आंसर में लिखो, एक एक लाइन एक एक शब्द उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, मतलब ये नहीं मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। यस सर। देखो ये सर्कुलर इकोनॉमी कैन लीड टू द इमरजेंस ऑफ मोर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, मतलब संपोषणीय उत्पादन और उपभोग प्रतिरूप, दस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्री टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूसिव। देखो आर्थिक वृद्धि भी है, इंक्लूसिव भी है, और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन लाइन विद द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कितना देखो कितना सब कुछ इंक्लूड कर लिया ना इसमें, ठीक है। आगे समझ में आगे बढ़े। यस सर। तो ग्लोबल रेस्पॉन्स क्या है सर्कुलर इकोनॉमी के रिगार्डिंग। तो जर्मनी एंड जापान हैव यूज्ड इट बाइंडिंग प्रिंसिपल रीऑर्गेनाइज द इकोनॉमी, और चाइना में इसके रिगार्डिंग कानून बना दिया है, ठीक है ना, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन लॉ, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें।
इसके अलावा भारत में 2022-23 का जो बजट था उसमें आप ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया सस्टेनेबल ग्रोथ इन सिंक्रोनाइज विद द सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, मतलब बजट में पहली बार इसका वर्णन किया गया, मतलब इसको इम्पोर्टेंस दिया गया। ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग देखो भारत में क्या क्या कानून सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, देखो इनमें सब में एक मिनट कुछ ये जो कानून है ना, ये बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल 2022, ई वेस्ट मैनेजमेंट, तो इनका जो टारगेट है ना, ये उससे समय एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के रिगार्डिंग है। मतलब दीज रूल सेट आउट टारगेट वेस्ट डिस्पोजल इंटू स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड बल्क कंज्यूमर अलोंग विद द एनेबलिंग ट्रांजैक्शन अमॉन्ग स्टेक होल्डर। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूस, इसमें क्या किया कि आपकी जो आपको उत्पादक उसकी जिम्मेदारी है वो उसके अपशिष्ट के रिगार्डिंग, अगर अपशिष्ट तो वो अगर आप उत्पादक की जिम्मेदारी उसको जिम्मेदार ठहराओगे तो वो कुछ वर्क करेगा ना उसके, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, वो ज़्यादा दिनों तक यूज हो। ठीक है ना। नहीं आया समझ में ये? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें यह है कि जो उत्पादक उसकी जिम्मेदारी अपशिष्ट के रिगार्डिंग भी, अगर किसी भी तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कोई वो अपशिष्ट का निपटान भी उत्पादक करेगा, अगर ये जिम्मेदारी तय कर दी जाए मान लो, तो उत्पादक उस हिसाब से वस्तु बनाएगा, ज़्यादा लॉन्ग समय तक चले, सस्टेनेबल हो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। अगर कोई उत्पादक प्रदूषित कोई वस्तु ऐसी क्रिएट करता है, उत्पादित करता है, उसे एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है और उसके मान के जो स्टैंड, तो वो अच्छा वर्क करेगा ना उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना। ये होता है, ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। देखो इसके क्या क्या बेनिफिट है। देखो रिसोर्सेज कंजर्वेशन, संसाधनों का संरक्षण होता है। ठीक है। वेस्ट रिडक्शन, अपशिष्ट में कमी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक अवसर, क्योंकि नई टाइप के जॉब क्रिएट होंगे, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल आएंगे। ठीक है ना। अगला एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संपोषणीयता होगी इससे, तो वेस्ट कम रिड्यूसिंग, ये क्या करेगा, जो अपशिष्ट है उसको कम करेगा तो पोल्यूशन भी कम होगा ना। और इसके अलावा जॉब क्रिएशन। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट है। ठीक है ना। आगे बढ़े। देखो इसमें सबसे बड़े रोड क्या क्या है, इसमें बाधाएं हैं, रोड ब्लॉक क्या क्या है। मतलब अनक्लियर विजन ऑफ, कोई स्पष्ट विजन नहीं है इसके रिगार्डिंग, मतलब कोई नीति नहीं है, कोई मिशन नहीं है, बस बजट में प्रस्तुत कर दे, पर एक जब तक एक अच्छी नीति एक विजन नहीं हुआ तब तक हम काम नहीं कर सकते ना इसके रिगार्डिंग। न कोई लीगल कानून है ऐसा, कोई एक कानून हो सर्कुलर इकोनॉमी, तो एक मतलब अनक्लियर, तो क्लियर विजन की कमी है गवर्नमेंट पॉलिसी में इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना। आगे बढ़े। रिलक्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो उद्योग है ना वो अनिच्छुक है, मतलब इसको बढ़ावा देने, रिलक्टेंट है ना, अनिच्छुक, जिसकी इच्छा वो क्या है कि अगर वो उनकी देखो उनके साथ कई समस्याएं, सप्लाई चेन लिमिटेशन है, इंसेंटिव है, और रिसाइकलिंग प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है टू सपोर्ट पार्टिसिपेशन। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो चेन्नई में बना और उसको राजस्थान में बेचा जा रहा है, तो कैसे रिसाइकिल कर पाएगा कोई भी, मतलब उसको आप जिम्मेदारी तय कर दो, पर वो इसलिए इसमें देखो उसको पैसा भी ज़्यादा चाहिए, और जो एनर्जी क्रिएशन के लिए जो उनके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए पैसा चाहिए, इतनी इनकम तो है नहीं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं है ज़्यादा, तो ये सब समस्या। तो इसलिए उद्योग जो जितने भी बिजनेस वो है ना, बिजनेसमैन, वो अनिच्छुक है इसको अपनाने के लिए। मतलब तो इसमें देखो क्या क्या है, एक तो सप्लाई चेन के लिमिटेशन है इसके रिगार्डिंग, लेक ऑफ इंसेंटिव्स, इन्वेस्ट के करने के लिए पैसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिसाइकलिंग प्रोसेस है, क्योंकि नई अभी इसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी डेवलप नहीं हुई है ना, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन,
सूचना नहीं है, कैसे यूज किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए, कैसे रीमैन्युफैक्चरिंग किया जाए। अब ये बताइए मुझे, आपके घर पे कोई भी डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप खराब हो जाए तो आपको और हमको ही पता नहीं है हमको कहाँ दे के आना है। लाभ आम आदमी की तो क्या बात करोगे, किसको दें मतलब, बताइए। यस अनिसा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बैकग्राउंड से आवाज़ ज़्यादा आ रही है पीछे से। सॉरी सर। सर मैं ये कह रही थी कि सर नॉर्मली से ऐसे ही कर देते हैं जो घर पे मिडिल क्लास लोग होते हैं, यस फेक वाला नहीं है, होना चाहिए। यस यस। और इसमें देखो एक दिक्कत है ना, मतलब आपने देखा होगा ये डेटा वगैरह रिकवर कर लेते हैं, तो मोबाइल को और ये लैपटॉप को देना बहुत बड़ी समस्या है मतलब, क्योंकि जो लोग लेके जाएंगे वो डेटा, कई एग्जांपल क्रिएट हुए ना ऐसे कि डेटा रिकवर कर लिया उन लोगों ने, फोटो पिक वगैरह, फिर उनका दुरुपयोग भी करते हैं वो लोग, भेज देते हैं आपके डेटा को। यस सर, डेटा ब्रीच का तो इसमें प्रॉब्लम होता नहीं है, यस वही अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि अगर इसे आप रीसेल करना है तो आपका जो मेमोरी कार्ड है वो यस सब आप डिस्ट्रॉय करके आईफोन वगैरह तो आप आपको फ्लिप करेंगे। यस करेक्ट। तो आप इस टाइप की आंसर लिखो तो ये भी लिखिएगा प्लीज़, जब भी आप मोबाइल के रिगार्डिंग भेजो लोगों को जानकारी, अवेयरनेस हो, मतलब कि आपका डेटा है उसको बिल्कुल डिलीट करके या फॉर्मेट जो भी, मतलब आपको उसको जो ओरिजिनल तो तब बेचा जाए, तो ये भी एक आप आंसर में एक इंक्लूड कर सकते हो। तो डेटा आने वाले समय में सबसे ज़्यादा कीमत होगी डेटा की। ठीक है, देखिए देखो आप फेसबुक वगैरह यूज करते हो तो फेसबुक क्या फ्री में थोड़ी ना इतना पैसा लगा रहा है, आप कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या शौक है, कहाँ घूमने जाते हो, ये सब डेटा कंपनियों को बिकता है, और इसी के बेस पे कंपनी अपना न्यू कोई आविष्कार या कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इसी बेस पे करती है, ध्यान रखिएगा मतलब। तो ये डेटा है ना, ये आपका बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार करती है ये सोशल मीडिया वाली कंपनियाँ, उसी के आधार पे मतलब आप क्या खाना खाते हो, क्या वो सब चीज़ें आप पिक डालोगे तुरंत पता लगेगा, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा ना कोई भी। यही होता है ना। अब आप खाना खाने जाते हो तो वेज में यही खाते हैं कि पनीर टिक्का और पनीर की सब्जी, ये दो चार सब्जियां लेते हैं ना लोग मतलब। तो आपकी जो डेटाबेस है वो जाएगा कंपनियों के पास, तो उस हिसाब से तो वो काम करेंगे ना। यस सर, जैसे तुम्हारा रहेगा उसके अकॉर्डिंग सब यस चलेगा। करेक्ट। देखो लेक ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, लोगों को जानकारी नहीं है, जागरूकता समझ का अबाउट, ठीक। मैनी पीपल इन इंडिया आर नॉट अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड इट्स बेनिफिट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गेन सपोर्ट फॉर। सबसे पहले तो ये जागरूक किया जाए, लोगों को जानकारी नहीं है मतलब, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेज है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वेल सुटेड टू सपोर्ट, मतलब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेक ऑफ रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, विच में डिफिकल्ट टू रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल, ठीक है। सब ऑप्टिमल आउटकम, मतलब लेस देन ऑप्टिमल, मतलब जो आपके जो आउटकम निकलने चाहिए, जितने परिणाम, एक इष्टतम जिसको कहते हैं, मतलब अधिकतम बेनिफिट वो नहीं हो पाता, मतलब या तो वैल्यू चेन की प्रॉब्लम है, या उसके मतलब आर्थिक लाभ जितना होना चाहिए, जितनी एनर्जी, इतना पैसा लगा रहे हो ना आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना उतना अगर एनर्जी बिकेगी नहीं तो कहाँ से वो आप मतलब, क्यों कोई भी रिसाइकिल और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। और इसका एनवायरमेंटल आउटकम है वो भी इसमें, तो जो आपको आउटकम चाहिए ना इष्टतम, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट, वो नहीं मिल पाता, ठीक है। क्लियर। तो देखो क्या करना चाहिए अब इसके रिगार्डिंग, क्या क्या, तो प्रोमोटिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी इन्वॉल्व्स ए कंसर्न्ड एफर्ट। देखो आप वेरियस स्टेक होल्डर, देखो इसमें सरकार की भी भागीदारी बढ़ानी, सरकार को भी अपना प्रयास करेगा, बिजनेस से जो बिजनेसमैन है उनको भी अपना प्रयास करना पड़ेगा, कंज्यूमर है वो भी, कम्युनिटीज है, तो ये सब देखो आपको, देखो ये स्टेक होल्डर है, ये लिखना ही आंसरों में ज़्यादातर आंसर चाहिए, कोई भी कानून नीति, क्योंकि जब तक सभी भागी जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं जब तक उसमें इंक्लूड नहीं होंगे ना,
अब आप मान लो सरकार के बिना कोई कर सकता है ये काम। अब 4 स्टेक होल्डर है इसमें, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, कंज्यूमर और कम्युनिटी। तो अगर कम्युनिटी को, आप कम्युनिटी में सभी लोग आगे, अगर कम्युनिटी को हटा दोगे तो 3 लोग काम कर पाएंगे अपना? कंज्यूमर को हटा दोगे तब ये तीनों कम्युनिटी और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, बिजनेस वगैरह, आप अगर आप अपने घर का कचरा है वो निकालोगे नहीं घर में, तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी बताओ? तो here are the some steps that can be taken to promote and advance the principles of circular economy। ठीक है, तो पॉलिसी एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहला तो आपको नीति और एक नियमन इसके रिगार्डिंग सरकार को, आपकी नीति है इस टाइप की होनी चाहिए कि जो आपके उद्योगपति हैं, जो बिजनेस, उनको इंसेंटिव मिले और उसके रिगार्डिंग अच्छा कानून हो, और जो भी उसको लागू, अगर लागू कोई नहीं करता उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मतलब तो देखो इसमें देखो ये चीज़ें तो हो गया आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो पहले से ही। इसके अलावा देखो आप एनकरेज करो, मतलब इको डिजाइन प्रोडक्ट हो, कैसे प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल है वो इस टाइप इको डिजाइन और पर्यावरण का ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा लंबे समय तक जो रिपेयर किया जा सकता हो, रिसाइकलेबिलिटी में जिनको रिसाइकल किया जा सके प्रोडक्ट, इस टाइप प्रोडक्ट को आप बढ़ावा दो। मतलब उसके लिए देखो आप ऑफर इंसेंटिव दे सकते हो, सब्सिडी दे सकते हो, टैक्स में छूट दे सकते हो, तो ये सब यूज कर सकते हो ना आप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और बिजनेस सर्कुलर बिजनेस मॉडल और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? तो इसी में कितने सारे पॉइंट आ गए, मतलब इसी से आपका आंसर बन जाएगा। एक हो गया अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो अवेयरनेस दो सबके बीच होनी, फैलानी, आप कंज्यूमर के भी, बिजनेस और पॉलिसी मेकर, ठीक है। देखो एजुकेट कंज्यूमर अबाउट रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिपेयर, रिसाइकलिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इको डिजाइन एंड इनोवेशन हो गया आपका, ठीक है, ये पढ़ ही लेना। प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन, जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ बढ़ाई जाए, ठीक है, लॉन्गेविटी। अगला है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिसाइकल, ये पढ़े। कोलेबोरेशन एंड पार्टनरशिप, देखो आपको बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ है एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो इनको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, क्योंकि हमें अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब मिलकर काम करेंगे, सभी संस्थाएं, सभी एजेंसियां, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सर्कुलर बिजनेस मॉडल, ठीक है, ये देख लेना। देखो इसमें प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, स्वैपिंग, शेयरिंग, रेंटिंग। अब आपने देखोगा लोग शहरों में आजकल जहाँ पार्किंग की समस्या है वहाँ खुद की गाड़ियाँ खरीदना कम पसंद करते हैं, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं है। कई कॉलोनियों में तो लोग ये इसका यूज करते हैं ना, ओला उबर का, करते हैं ना। बड़े शहरों में कई लोग तो गाड़ी इसलिए नहीं खरीदते, उनके पास जगह ही नहीं है पार्किंग की। पार्किंग सबसे बड़ा इश्यू है, और ट्रैफिक। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूज डिजिटल टूल्स सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टू ट्रैक एंड ट्रेस प्रोडक्ट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, कलेक्ट डेटा टू एनालाइज कंजप्शन पैटर्न, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो मतलब ये भी आप आंसर में लिख सकते हो आने वाले समय के हिसाब से कि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है। देखो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे क्या किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन है, मतलब तो ये भी इसमें पॉइंट। बट क्या आप देखो ये तो लिख ही सकते हो, ट्रैक का मत लिखना, बट आप इसके रिगार्डिंग नई नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हो। आप ट्रैक को हटा सकते हो, क्योंकि ये क्या रहा है, जो आपको प्राइवेसी है ना, वो आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, उनका उल्लंघन है ना। किसी की लोकेशन कैसे ट्रैक कर सकते हो बताओ आप? ये यस यस करेक्ट। सर्कुलर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सरकार को भी उनमें उन प्रोडक्टों को
या खुद को कोई डेवलप करे, या सरकार को उन्हीं प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि जो मतलब उसके जो नियम है सर्कुलर इकोनॉमी के, जो रूल है वगैरह उनको फॉलो करते हो, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग हो गया, कंज्यूमर इंगेजमेंट ये पढ़ ही लीजिएगा, मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये कई सारे पॉइंट है, 3-4 पॉइंट भी याद कर लोगे काफ़ी है मतलब, ठीक है। देखो अब ये निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन है, प्रोमोटिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी रिक्वायर ए होलिस्टिक एंड, देखो कितने अच्छे शब्द है ना, ये सब ये चीज़ें आपके आंसर में आपको लिखनी है, मतलब होलिस्टिक एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, सभी चीज़ें आ गई ना इसमें। अब आगे देखो, बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्टेक होल्डर कैन वर्क टुगेदर टू शिफ्ट टुवर्ड्स ए मोर सस्टेनेबल एंड रिसोर्सेज एफिशिएंट इकोनॉमिक मॉडल। तो कितना अच्छा निष्कर्ष है, मतलब कितना शब्द हुए इसमें, 30 के आसपास शब्द पर कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। तो आप लोगों को इसी चीज़ पे वर्क करना है, मतलब किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई इंग्लिश में कोई हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरे पास भेज के बाद में पूछ सकता है, मैं उसको ट्रांसलेट करके, फ़ोन करो, कुछ बच्चे हैं 8-10 बच्चे हैं मेरे पास, मैं उनसे बात करते रहता हूँ, वो मेरे पास कॉल भी करते रहते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। जो बच्चे हैं ना जिनको कोई भी डाउट हो तो आराम से कंफर्टेबल होकर कॉल करिए, कोई इशू नहीं, बिल्कुल शर्माने की, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यही चीज़ आपका सिलेक्शन करवाएगी कि अगर आप एक गलती को आप कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ें, तो मेरे कई बच्चों से मेरे दिन में 5-6 बार बात होती है, मतलब रेगुलर। जब भी उनको लगता है सुबह 6 बजे फ़ोन टिका देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो पढ़ तो रहे, कम से कम अपनी मेहनत का परिणाम तो मिल रहा है, मतलब। तो बिल्कुल आप है ना, मेरा मकसद है, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छा वर्क करो, मतलब सोसाइटी में कितनी समस्याएं आजकल, लोग मतलब कितनी हालत ख़राब है सोसाइटी, कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, कितने, तो आप लोग बनिए, अच्छा वर्क करिए सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही है पूरा, ये डायग्राम है तो सर्कुलर इकोनॉमी का पूरा, तो आप इस डायग्राम को बना सकते हो आंसर में, ठीक है। इसमें समझाने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। सब पॉइंट आ गए ना इसमें। ठीक है, देख लीजिएगा। ये पीपीटी थी शंकर IAS की, तो मैंने इंक्लूड कर लिया आपको लोगों रिवीजन के लिए, मतलब ठीक है। वही सब पॉइंट है जो अपने पढ़े हैं और कुछ नहीं है। वही देखो, स्टेक होल्डर, कंज्यूमर है, इकोनॉमी है, बिजनेस है, एनवायरनमेंट है, ये बैरियर क्या है, अवेयरनेस है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सब पढ़ा है ना, यही सब चीज़ें, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा इतना। अब इसको पढ़िए, देखो द सर्कुलर इकोनॉमी इज इंक्रीजिंगली गेनिंग अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, बिजनेसेज, ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड एज द वे टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंज, enhance economic prosperity and foster sustainable development. It requires collaboration such as across industry, government, communities to redesign system and process to align with circular principles. ठीक है, तो क्लियर है, इसको यूज कर सकते हो आप, कितना अच्छा है। इसके अलावा देखो सर्कुलर मॉडल प्रोडक्ट, ये तो ठीक है, वो तो पहले पढ़ ही लिया। तो बताइए क्लियर हुई चीजें, कोई डाउट? चीजें क्लियर हो गई ना? तो आप लिख सकते हो ना आंसर आराम से। देखो अगर 8-10 पॉइंट भी अगर याद रह जाए वो सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
Sir, यस बताइए। then how this word reformation is different from repair? क्या? Then there is a word reformation in last ये नवीकरणीय होता है, इसका मतलब नवीकरणीय मतलब रिफर्बिशिंग का मतलब हिंदी मीनिंग नवीकरणीय होता है। तो इसका किससे डिफरेंस? नहीं नहीं, दोनों अलग, रिफर नवीकरणीय होता है, ठीक है। Okay. Yes, sir. तो ये बायोमेडिकल वेस्ट है, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट फटाफट, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। Yes, sir. तो एनजीटी ने क्या है, कुछ अभी रिसेंटली डायरेक्शन दिए हैं ये बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस देखो इसका की पॉइंट है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको देखो अगर ये आपकी संस्था का नाम लिखना ही लिखना, ठीक है ना। इसका देखो आप दूसरा कचरा है वो तो ठीक है, पर बायोमेडिकल वेस्ट से बीमारी फैलने का तो उसका निस्तारण सही तरीके से होना बड़ा मास्टर है, बट होता नहीं है ना, Yes, sir. ठीक है। इसमें क्या है, कई हेल्थ वर्कर एसोसिएटेड हैं, कई प्रॉपर उनका मैनेजमेंट ही नहीं है, तो ये पेशेंट को भी अफेक्ट कर सकता है और जो भी उसमें वर्कर है उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है ना। इसके अलावा जो आपके मास्क वगैरह हैं, ग्लोव्स, ये जो आप अस्पताल में यूज लेते हो, उनको कई जो वर्कर है सैनिटेशन वर्कर उनको यूज करते हैं बिना प्रोटेक्शन को उठाते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, उनको ट्रेनिंग और उनकी वो ज़रूरत है ना उस चीज़ की। हेलो। इसके अलावा ग्राउंड वाटर आपका कॉन्टेमिनेट, भूमिगत जल प्रदूषित होता है। तो सबसे पहले तो क्या है, सेग्रीगेशन जरूरी है, मतलब उसका वेस्ट का, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी तो कई सारे डिब्बे रखे हुए होते हैं ना हॉस्पिटल में। Yes, sir. ये देखिए आपको पता है, देखो मुझे डिब्बों के बारे में बड़ा मुश्किल, कौन कौन सा डिब्बा किस किस चीज़ के लिए होता है। एक ये डायग्राम लिया है, तो देखो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होते हैं ना, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट होते हैं। इनको तो क्या है, ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर होता है ना, उसमें रखा जाता है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे इसमें इन्फेक्टेड हॉस्पिटल में तो होता है, मैं गया नहीं किसी भी हॉस्पिटल में भाई, मुझे तो वर्षों हो गए, पर होता है हॉस्पिटल में, तो रहता ही है लगभग सभी हॉस्पिटल में। नहीं सर, सब जगह मतलब कुछ सरकारी हॉस्पिटलों को छोड़ दो, बट मतलब मेनली रहता ही है हॉस्पिटल। पता नहीं, मुझे तो हॉस्पिटल गए हुए बहुत दिन हो गए भाई, मुझे कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, मतलब मुझे। अब कृष्णा तुम गए हॉस्पिटल किसी, तो है क्या ये भोपाल के हॉस्पिटलों में क्या पोजीशन है? Yes, sir. ओके ओके, नहीं सर, ये सिस्टम को एसएमएस हॉस्पिटल में भेज देते हैं। यस यस, तो ये देखो ये आपका जो इन्फेक्टेड ड्रेसिंग है, ये कास्ट क्या होता है पता नहीं, मेडिकल का वर्ड है ये रेड में रखा जाता है। इसके अलावा ये पैथोलॉजी वेस्ट है, बॉडी पार्ट्स है, प्लेसिटी, ये रखा जाता है येलो में। ये सिरिंज और ग्लोव, ये प्लास्टिक वेस्ट होता है, ये ब्लू में। और ये निडल्स और ये किस में रखा जाता है, सफ़ेद वाइट में ना, ठीक है। तो ये जानकारी होनी चाहिए, ये कोई एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। इसके अलावा देखो फ्रीक्वेंट वायलेशन रूल का वायलेशन, देखो इसमें क्या क्या समस्या, देखो इसमें क्या क्या चीज़, एक तो इसमें क्या है, सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा, ये कोर्ट ने जो इश्यू उठाए थे। इसके अलावा इसमें रूल का अर्लियर ऑब्जर्वेशन, देखो इसमें सबसे मेन, देखो चाहे आप सॉलिड वेस्ट हो चाहे बायोमेडिकल वेस्ट हो, सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो जहाँ से वेस्ट क्रिएट होता है ना, वो सेग्रीगेशन होना, मतलब वो सबसे मेन पॉइंट है। तो आप किसी भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो पहला पॉइंट यही लिखिएगा, मतलब ठीक है।
यस सर। तो भारत में देखो ये बायोमेडिकल के रिगार्डिंग रूल है, अगर ये रूल का नाम भी लिख दिया ना आपने तो वो आपके मतलब एक या आधा नंबर बढ़ गया, ठीक है। यस सर। तो बायोमेडिकल वेस्ट तो पता ही है आपको, ह्यूमन और एनिमल एंड एनाटोमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एपारेटस मतलब उपकरण लाइक नीडल सिरिंज, ये सब मतलब बॉडी पार्ट और सब आते हैं ना इसमें बायोमेडिकल में। तो मानव और जानवर दोनों के रिगार्डिंग है, क्योंकि उनका वजह ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ द रूल इज प्रॉपर्ली मैनेज द पर डे बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी। जो तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट है उसको मैनेज करना, ठीक है। यस सर। इसमें देखो ये वैक्सीनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन, हॉस्पिटल के अलावा सर्जिकल कैंप ये भी इंक्लूड होते हैं मतलब। अब इसमें क्या है, ये जो 2016 में जो कानून बना था ना, इसमें ये क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग है, ग्लोव्स है, ब्लड बैग्स है, इनको फेज आउट करना था 2 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग, बट वो टारगेट रखा था पर हुआ नहीं मतलब, ठीक है। जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन आज भी बंद नहीं हुई ना। इसके अलावा इसके अलावा प्री ट्रीटमेंट ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट है, जैसे इसमें क्या आप जैसे ब्लड वगैरह ये सब उनको प्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको डिसइंफेक्शन की, उनको जैसे नीडल वगैरह इनको तो उससे पहले ही उसका ट्रीटमेंट करके उसको आपको फेंकना है, मतलब प्री ट्रीटमेंट का मतलब ये, ठीक है। इसके अलावा कैटेगराइजेशन है, बायोमेडिकल वेस्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया, पहले 10 कैटेगरी में था उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया एट सोर्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, स्टैंडर्ड मतलब कठोर किए गए जो स्टैंडर्ड थे ना पोल्यूटेंट के रिगार्डिंग, उनको कठोर किया गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी बढ़ाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द लैंड फॉर सेटिंग। तो स्टेट आपकी राज्य सरकार है वो भूमि प्रदान करेगी, सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। जो आपके जो बायोमेडिकल है जो अपशिष्ट है उनके अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित उसको डिस्पोजल उनका निपटान करने के लिए वो फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए ज़मीन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यस सर। देखो इसमें कंसर्न क्या क्या है मतलब चुनौतियाँ आपके, तो सबसे पेंडेमिक ने बड़े अपशिष्ट पैदा क्रिएट किए थे ना। कोरोना में कितना अपशिष्ट क्रिएट हुआ बताओ। अब वहाँ इंसानों को उठाने के लिए कोई नहीं था तो उसको किसने उठाया होगा बताओ कोई, तो आप सोच सकते हो ना कितने भारत के लिए कितना बड़ा बहुत, ठीक है। इसके अलावा पुअर कंप्लायंस है, स्टेट आर नॉट फॉलोइंग द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसके जो दिशा निर्देश उसको फॉलो नहीं किया मतलब, ठीक है। साइन सम इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम कोविड-19। ये तो आप अब मत लिखना, आप तो आंसर में तो पहले का है तो ठीक है, पर नॉन सेग्रीगेशन ये सबसे बड़ी समस्या है मतलब, ठीक है। रेजिडेंशियल बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, आजकल हॉस्पिटल कहीं भी खुल भी जाते हैं ना, जो प्रोटोकॉल है स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता ना हॉस्पिटल के रिगार्डिंग भी आजकल, ठीक है। हेल्थ वर्कर जो एसोसिएटेड है उनको कितनी सी सैलरी मिलती है इस काम में जो लगे रहते हैं बताओ, तो कहाँ से वो उपकरण हॉस्पिटल वाला कौन उनको उपकरण देगा बताओ। सर वो सैलरी उतनी होती है ना, वो डिग्री होती है उसका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विदाउट प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट इट कैन पोटेंशियली अफेक्ट पेशेंट एंड कैन अफेक्ट द कंसर्न वर्कर एंड प्रोफेशनल, ठीक है। ये पढ़ ही लिए, इसको देख लेना कोई दिक्कत नहीं। देखो सजेशन क्या क्या है मतलब,
ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा सजेशन है, पहला पॉइंट तो ये लिखना है, इसको प्लीज भूलिएगा मत आप लोग। और इस पॉइंट को नहीं लिख के आया हुआ आंसर में तो गलत है मतलब, ठीक है ना। यस सर बिल्कुल। तो ये मतलब ये तो पढ़ लेना, ये तो कोई लिटरेचर है, इसमें बस ये पॉइंट लिख लो काफ़ी है, ये कुछ नहीं है इसमें तो बाद में। एक अवेयरनेस, जागरूकता, तो ये पहले के दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, अब तो ये तो खत्म हो चुकी चीज़ें। आप इसमें मतलब ये लिख सकते हो कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके माध्यम से, आजकल सबके तो वो ट्विटर है, फेसबुक है, सभी मंत्रालय का, हमारे ऑफिस का भी है, तो हम भी यही करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, ये सब इनके माध्यम से जागरूक करते हैं पेंशनरों को, ISP को, और इनको व्हाट्सएप ग्रुप है इनके माध्यम से, ठीक है। यस सर। क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट शुड सेटअप रिसाइकलिंग प्लांट अक्रॉस कंट्री। ये इसको जो आपके PPP मॉडल के आधार पे या प्राइवेट सेक्टर में आप दे सकते हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। एक इसके अलावा रूल है उनसे मतलब, तो सेंटर शुड फॉर्म ए नेशनल प्रोटोकॉल कंबाइनिंग द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल विद द गाइडलाइन। तो ये जो है ना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर, ये भी अच्छा है, वो है, इसको आप आंसर में यूज करना है आपको। उत्पादक जिम्मेदारी में, उत्पादक की जिम्मेदारी में वृद्धि, हिंदी में इस टाइप के लिख सकते, ठीक है। इसके अलावा आपको इनोवेशन, ये भी एक अच्छा वर्ड है, इनोवेशन भी आप हर जगह यूज कर सकते हो। इसके लिए स्टार्टअप है, छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग है, उनको आप वेस्ट सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट में लगा सकते हो मतलब, ठीक है ना, वो उद्योग का दर्जा देके, ताकि उद्योग का दर्जा मिलने से क्या होगा ना, आपको मार्केट से फाइनेंस संबंधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको ऋण लोन वगैरह लेने में आसानी होगी, ठीक है। मॉनिटरिंग, देयर शुड बी कांस्टेंट, मतलब एक स्थिर और नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो आपके सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनके द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट यूटी के बाय हाई लेवल टास्क टीम एट सेंट्रल लेवल, फर्दर कोऑर्डिनेटेड बाय। तो कुल मिला के बात ये, सभी डिपार्टमेंटों के बीच, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उनके बीच कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच भी कोऑर्डिनेशन, सभी लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो ये स्टैंडर्ड रूल है इसके रिगार्डिंग, बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग। इनको आप आंसर में क्या है, देखो बायोमेडिकल वेस्ट ये तो हो गया, सबसे पहला काम है क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, उसका भी वर्गीकरण होना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट है या ई वेस्ट है, कौन सा वो है। फिर इसका दूसरा काम है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगा, तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना। यस सर। फिर अगला काम है सेग्री, हाँ ये यस। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन कर लिया, फिर उसके बाद सेग्रीगेशन, उसको एट सोर्स, मतलब आपने क्लासीफाई कर लिया, बट उसको अलग अलग करो, आपके जो सोर्स है वहाँ क्रिएट हो रहा है वहीं, ठीक है। जैसे आपने कर लिया ई वेस्ट ये है, बायोमेडिकल ये, फिर उनको भी अलग अलग सेग्रीगेट करना है मतलब, ठीक है, ठीक है। ये कलर कोड कंटेनर है, बीन्स है, ये यूज करो इनके रिगार्डिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग, उनको आपने देखो फिर पैक करके गाड़ी में ले जाए तो उसको अच्छी पैकेजिंग के साथ ले जाना चाहिए ना। यस सर। ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्पोजल, ये ठीक है। फिर उसका स्टोरेज, जहाँ लेके जा रहे हो वहाँ भी तो उसको अच्छे से स्टोर करना है। मान लो अगर उनका कैसे आप उनको टाइम लग रहा है, तो मान लो आपके पास पैकेजिंग कर दी, अब उसको कहीं रखोगे भी सही ना आप ट्रांसपोर्ट से पहले। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, फिर रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग, उसके रिगार्ड रिकॉर्ड भी रखा जाए कितने का वो किया वो, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, तो कैसे मॉनिटरिंग करोगे आप, बताओ। ठीक, अगला है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, प्रशिक्षण, जो भी इसमें जो स्टेक होल्डर जो लगे हैं उनको प्रशिक्षण भी प्रोवाइड किया जाए, जागरूकता, ठीक है।
इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि आपकी जो आपकी वाटर बॉडीज है सो आप ये नहीं कि शहर से उनको ले जाके बाहर 20 किलोमीटर दूर गांव में किसी में रख गड्ढा खोद के, आप उसका भी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। तो एक इसके अलावा पेनल्टी इन्फोर्समेंट हो गया, ठीक है, जो नियम है उनको लागू किया जाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द स्पेसिफिक्स ऑफ बायो, ये तो ठीक है, वो तो इसमें से ये काम का नहीं है तो वैसे ही, ठीक है, इसको क्रॉस कर देना ना। तो समझ आ गया, बताओ, क्लियर? यस सर। तीनों टॉपिक क्लियर हो गए ना? यस सर। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जो बच्चे मेरे कहे अनुसार चल लिए ना, मैं कसम से बता सकता हूँ, अगर आप पढ़ लो ना, मैं बता रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ, उतनी मेहनत अगर आप कर लो तो आपकी 1 से लेकर 15 तक रैंक आ सकती है यूपीएससी में। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको, अगर आप मेहनत करो तो। अब वो ये वो एक क्वेश्चन कब लिखा, और एक क्वेश्चन 2 दिन बाद लिख दिया, और ऐसे नहीं चलेगा। मतलब अगर आप मेहनत कर लो तो मैं 100% आपको, मैं गारंटी आपको फर्स्ट चांस में यूपीएससी में सिलेक्शन करवा सकता हूँ मैं। तो जिन जिन लोगों ने मेरे पास आंसर भेजा, मैं एक बात बता दूं, आप लोगों की राइटिंग बढ़िया है। हमारे साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, उनकी राइटिंग आप लोगों से सबसे खराब, मेरी खुद की राइटिंग आप लोगों से अच्छी नहीं है, मैं बताऊं तो। राइटिंग का किसी को कोई दिक्कत हो तो वो एक बाहर निकाल देना मन से, पहली बात तो, क्योंकि उस एग्जाम में इतना फास्ट लिखा जाता है ना, सबकी राइटिंग खराब। और टीचर मुझे आप लोगों की राइटिंग विद इन मतलब 5 सेकेंड में पूरा आंसर समझ में आ जाता है। मतलब तो किसी को राइटिंग संबंधी कोई लगता हो कि मेरी राइटिंग खराब है, तो आप लोगों की सभी की राइटिंग अच्छी है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, पहली बात तो ये किसी को कोई लिखते सब अच्छा हो, बट आपके रेगुलरिटी रखो मतलब, और आपकी फ्रेमिंग है ना वो ठीक कर लो। फ्रेमिंग से तात्पर्य है कि वो जो टीचर जो पढ़े उसको साफ साफ दिख जाए, मतलब पॉइंट फॉर्मेट में और सिस्टमेटिक वे में, और अच्छे अच्छे शब्द का यूज करो। और देखो एक बात और बता दूं आपको, 10 मान लो आप 20 क्वेश्चन है, 20 में से अगर 12-13 भी क्वेश्चन अच्छे लिख दिए ना, तो देखो टीचर को ये लगेगा यार 12-13 अच्छे लिखे बच्चे ने, तो यार बच्चा नॉलेज थे, तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो आपके वैसे भी निकल जाएंगे। आप उनमें इधर गोल गोल कर दोगे ना, अगर आप लिखने की अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, तो 3-4 क्वेश्चन तो आप गोल गोल घुमा घुमा के भी लिख दोगे, तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मतलब ये होता है। अगर तो क्या होता है ना, जो लोग सब चीज़ें पढ़ने का प्रयास करते हैं ना, वो एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं कर पाते। और जो लोग क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं वो ढंग से पढ़ते हैं ना, वो 12-13-15 क्वेश्चन तो अच्छे कर देते हैं। 5 अगर देखो आपने प्री फाइट किया तो आपको सब आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 15 अच्छे कर दो, 5 में आप, क्योंकि आपकी फ्रेमिंग अच्छी है, आपको लिखना आता है, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। तो प्लीज़ 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 लिखिए, और 5 क्वेश्चन डेली लिखिए। मैं आंसर भी दूंगा, आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन आंसर को पढ़ के थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के इधर को फैक्ट वैक्ट लेके उतना लिख दीजिए। 5 क्वेश्चन डेली लिख लोगे, 1 महीने आपकी लिखने की स्पीड सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगी, और इसका फ़ायदा आपको ऑप्शनल में मिलेगा। और ये पूरी एग्जाम में लिखने के ऊपर डिपेंड है। प्री तो कभी भी फाइट कर लो, प्री तो 5-6 महीने का गेम है, प्री कुछ नहीं है, मेंस ही है जो है, क्योंकि इसको आपकी लेखन शैली को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। मतलब तो आप ऐसा मत सोचो कि अरे टाइम नहीं है, तबीयत खराब है, वो घर वाले आगे वैसा वैसा, कुछ नहीं है। सब चीज़ें वो पढ़ाई करो, पर घर वालों ने पढ़ाई के लिए भेजा है, त्यौहार वगैरह वगैरह। यूपीएससी वालों के लिए कोई त्यौहार कुछ नहीं होता, मैं बता दूँ यूपीएससी वालों के लिए। अब आप बताओ मैं कितना घर जा पाता हूँ, बताओ? बताइए। हाँ, तो बस वही चीज़ आपको तो अभी आपको जब सिलेक्शन के बाद कम ही घर जाना है, तो देखो घर वालों को ये नहीं कि त्यौहार, वो घर वालों को चाहिए कि आप बनो, उनका नाम ऊंचा रोशन करो, एक अच्छा वर्क करो सोसाइटी के लिए, तो उनका सर गर्व से ऊंचा होगा, हमारे बच्चे अच्छा वर्क कर रहे हैं सोसाइटी। बनना एक अलग चीज़ है, बनने के बाद एक अच्छे ऑफिसर बन के अच्छा वर्क करना वो अलग है। तो जिनसे भी मिलो लोग याद करें आपको, यार क्या इज्जत, तभी लाइफ का मतलब। नहीं तो दुनिया आती है जाती है चली जाती, संसार है, कितने लोग आए हैं कितने लोग चले गए। तो एक बार आप जीवन मिला तो उसका कोई औचित्य होना चाहिए कि आपने क्या किया है सिस्टम के लिए। तो सिस्टम के लिए कब करोगे, जब आप सिस्टम का हिस्सा बनोगे। जब बात करने से नहीं होगा, आपकी बात तभी सुनेंगे जब आपको पावर होगी, आपके हाथ में पावर होगी। बिना पावर तो कुछ भी नहीं है, आप कितना ही भाषण दे लो, कौन सुनेगा बताओ? जी सर। तो उसके लिए पावर होनी चाहिए।
कल आप अभी कोई किससे बात बोलो कोई नहीं सुनेगा, बट कल को आप सिलेक्शन के बाद कोई बात बोलोगे तो आपकी 10 लोग सुनेंगे। गलत कह रहा हूँ बताओ? सही है सर। हाँ तो कमजोर इंसान के लिए या किसी भी कमजोर के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती ना, उसके बराबर में कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल, और अस्तित्व करना जरूरी है। और आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो अपने जैसे नॉर्मल परिवारों के लिए उसका रास्ता यूपीएससी से होके ही जाता है भाई, इसके लिए आप कोई रास्ता नहीं है। विधायक आप बन नहीं सकते, सांसद आप बन नहीं सकते, बिजनेसमैन बनना भी बहुत टफ है। तो आपका रहे कि आपके पास वही है, उसके समतुल्य पहुंचने का रास्ता यूपीएससी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप पढ़िए, मेहनत करिए और जी जान से मेहनत करिए मतलब। और वो दे अरे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो बहाने तो हर चीज़ में बहाने ढूंढे जा सकते हैं, बट आपको कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या, मुझे बताओ ना। आपको कम से कम कितना बेनिफिट है कि मैं देखो सिलेक्टेड है और वो आपसे हमेशा आपके पास, आपको कोई किसी को कोई पैसे की दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो, मेंटली कुछ मान लो कोई लड़की है उसको कोई दिक्कत है तो भाई सीमा से बात कर लो, कोई परेशान कर रहा है, कोई भी बात है मतलब। तो आप लोगों के लिए कितना अच्छा है। आपका कभी डिप्रेशन में आ रहे हो, आपको मतलब डे टू बेस पे गाइड करने वाला बंदा कोई भी है आपके पास, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से मतलब, है ना। मैं तो कोई बताने वाला ही नहीं था, कसम से पता ही नहीं होता था। लोग गलत बता देते थे कि ये पढ़ना है, तो लोग यार सब कुछ पढ़ना होता, सच्चाई कोई बताता ही नहीं है आज के ज़माने में। भले आप देख लीजिएगा आपके आसपास के लोगों को, आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कोई भी टॉपर होगा तो वो बताएगा नहीं आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है आपको। तो प्लीज़ आप लोग